please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. CNBC आवाज आपको सिर्फ कमाई के टिप्स ही नहीं बल्कि निवेश की सीख भी देता है। इसी मुहिम में भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल लिटरेसी शो पहला कदम के चौथे सीजन का आगाज आज से हो गया है। आर्थिक आज़ादी के लिए कितनी बचत करें और कहां निवेश, इन सभी बिंदुओं पर इस पहल में चर्चा की जाती है। पहल के पहले 3 सीजन में CNBC आवाज देश के अलग अलग शहरों में पहला कदम के साथ पहुंचा और आर्थिक आज़ादी की तरफ बढ़ रहे कदमों को सही रास्ता दिखाने का काम किया। चौथे सीजन की शुरुआत करते हुए CNBC आवाज के प्रबंध संपादक आलोक जोशी ने कहा कि देश में अभी फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए पहला कदम का चौथा सीजन लाने की ज़रूरत पड़ी। ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि पहला कदम के बाद दूसरा कदम क्यों नहीं ले रहे हो भाई? तो इसलिए नहीं ले रहे हैं कि पहला कदम बहुत जरूरी है। अभी इस देश में 125-150 करोड़ के बीच की हमारी आबादी है, उसमें से लाखों में गिनती है उन लोगों की जिन्हें ये इस बात का अंदाजा है कि उन्हें अपने पैसे दरअसल कहाँ लगाने चाहिए, कहाँ रखने चाहिए और अपने पैसों को कैसे मैनेज करना चाहिए। वहीं इस मौके पर RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हारून राशिद शेख खान ने CNBC आवाज की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि दुनिया के मुकाबले हमारे देश में अभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश बहुत कम है। हालांकि लोगों का रुझान फाइनेंशियल मार्केट में निवेश की तरफ बढ़ने लगा है। अभी खास करके आप देखेंगे अभी म्यूचुअल फंड GDP के प्रतिशत 10-11% है, अभी भी विश्व स्तर से कम है 55% से, फिर भी काफ़ी उसमें उछाल आई हुई है। और मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था तो पिछले साल 23,000 करोड़ या 24,000 करोड़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आई हुई है। और ये केवल बड़े बड़े शहरों में नहीं, ये बल्कि जिसको आज म्यूचुअल फंड वाले बोलते हैं बियॉन्ड 30, छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे कस्बों में भी इसमें काफ़ी रुचि लोगों में रुझान आई है म्यूचुअल फंड के। और इक्विटी के क्षेत्र में और पूंजी बाजार के क्षेत्र में भी काफ़ी लोगों में रुचि आई है, लेकिन अभी भी और हमको और भी आगे बढ़ना है। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ। वो ये कि आधार से डाटा लीक की बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है, एक बार फिर से छिड़ गई है। ये सब कुछ हुआ है ट्राई के चेयरमैन RS शर्मा के एक दावे से। दरअसल ट्राई चेयरमैन ने ट्विटर पर अपना आधार नंबर पोस्ट किया और ये चुनौती दी कि कोई इसका दुरुपयोग करके दिखाए। उन्होंने अपना आधार नंबर शेयर किया। आगे उन्होंने लिखा कि वो चुनौती देते हैं कि कोई भी उनके आंकड़े को लीक करके दिखाए जिससे उन्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके बाद एक हैकर ने उनके इस आधार नंबर से RS शर्मा का मोबाइल नंबर, जन्मदिन, पता, यहां तक कि पैन नंबर निकाल कर ट्विटर पर डाल दिया। इसके बाद से ही आधार नंबर से प्राइवेसी के संकट को लेकर फिर से कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो ज्यादा डिटेल के साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा और रोहन सिंह दोनों जुड़ रहे हैं, साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं असीम से। असीम, आधार को लेकर क्या है पूरा विवाद, जरा मुझे विस्तार से बताइए। देखिए, जो ट्राई चेयरमैन RS शर्मा है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, तो उस पर उन्होंने कहा था कि आधार पूरी तरह से सुरक्षित है। उसको लेकर के किसी एक ट्विटर यूज़र ने उनसे कहा कि अगर आप मानते हैं कि आधार पूरी तरह से सुरक्षित है तो आप अपना आधार नंबर जो है वो शेयर कीजिए। तो उन्होंने अपना आधार नंबर जो है शेयर किया और साथ ही चैलेंज दिया कि आप इसमें हमको किसी तरह का नुकसान जो है पहुँचा करके दिखाइए। जैसे उन्होंने अपने आधार नंबर पेस्ट किया, थोड़ी देर बाद उनकी सारी जानकारी जो है वो सार्वजनिक होनी शुरू हो गई। उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनका पैन नंबर, आधार नंबर, तो ये सारी जानकारी, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी अब ट्विटर पर अवेलेबल है। हालांकि उनका कहना है कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, ये जानकारी जो है पब्लिक है, आप मुझे किसी तरह का नुकसान जो है इससे वो करके दिखाइए। खासतौर पे कि जब तक हम इस डाटा को पर्सनल मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसकी बहस है। अगर उनका बैंक अकाउंट पर अभी तक किसी तरह का कोई अटैक जो है नहीं हुआ है या बैंक अकाउंट से कोई भी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आप इस जो जानकारी उनकी अब अवेलेबल हो गई है ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उनका डेट ऑफ बर्थ है, उनका घर का एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, तो आप इस जानकारी को पब्लिक मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसके ऊपर बहस जो है वो ज़्यादा छिड़ गई है कि इस जानकारी के जरिए क्या उनको नुकसान पहुँचाया जा सकता है या नहीं पहुँचाया जा सकता है।
ठीक है, चलिए, तो ये विवाद है, जैसे ये असीम हमें बता रहे हैं कि ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं। रोहन भी है मेरे साथ। रोहन, आधार के दुरुपयोग को लेकर क्या कुछ संभावनाएं हैं, या यूं पूछूं कि आशंकाएं हैं? जी, ये पहला मामला नहीं है जब किसी बड़ी शख्सियत का जो आधार नंबर है वो जो उसके जरिए उनकी पर्सनल डिटेल निकाली गई। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट में यूआईडीआई चीफ ने प्रेजेंटेशन दिया था तो उन्होंने अपने पर्सनल आधार नंबर का इस्तेमाल किया था, और उसके बाद भी ट्विटर पे कई लोगों ने उस आधार नंबर के आधार पर उनकी पर्सनल जानकारियां और कई सारी और चीज़ें सामने ला के रख दी थी। तो ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि क्योंकि इस बार इतनी बड़े जो पोस्ट पे बैठे हुए लोगों के आधार नंबर डिटेल निकाल दिए गए हैं, और जो पूरी बहस है आधार के चारों ओर की क्या ये सीक्रेट नंबर है या ये एक मोबाइल नंबर की तरह है। अब तक जो सरकार कहते आ रही है कि आधार नंबर कोई सीक्रेट नंबर नहीं है, अगर किसी को पता चल जाता है तो उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर किसी को आपके आधार नंबर से लिंक्ड मोबाइल नंबर पता चल जाए, पैन नंबर पता चल जाए, तो ये कॉम्बिनेशन आपका काफी नुकसान कर सकता है, खासतौर पे ऐसे वक्त पे जब पिछले कुछ समय में कई सारी मामले आए, करोड़ों लोगों के जो आधार नंबर हैं वो पब्लिक साइट्स पर जो है वो लीक किए गए, कि स्कूलों में बच्चों के आधार नंबर लीक किए गए। तो अगर ये कॉम्बिनेशन किसी के पास आ जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। और यही बात ये जो हैकर्स हैं या जो आधार से एंटी आधार एक्टिविस्ट है वो ये कहे जा रहे हैं कि आप इसको अगर सीक्रेट नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हो, लेकिन अगर किसी को पता चल जाए तो काफी नुकसान हो सकता है। अभी भी इसकी काफी ज्यादा संभावना है। चलिए, इसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं। पहले तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नितिन भटनागर, और साथ ही जुड़ेंगे मेरे साथ फाउंडर एंड एडिटर संदीप बुटकी। सबसे पहले नितिन जी के पास जाना चाहूंगी। नितिन जी, सबसे पहले आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या आधार को लेकर डाटा लीक की जो एक बार फिर से बात निकलकर सामने आई है, ऐसे में आधार को लेकर चिंता कितनी बढ़ गई है हम लोगों की? शगुफ्ता, देखिए यहाँ पे मैंने अभी सारे ट्वीट्स देखे जब आपने मेरे को बुलाने के लिए, यहाँ पे आने के लिए, बोलने के लिए बोला, तो मैंने सबसे पहले एक जो चीज जो मैंने नोटिस करी है कि इसमें आधार नंबर देने के बाद उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया, और आर एस शर्मा जो काफी जाने माने नाम है इंडस्ट्री में, और उनकी हैकर्स हो चाहे कोई नॉर्मल आदमी हो, टेक्नोलॉजी के टर्म में इसको अगर साइबर हैकिंग या की टर्मिनोलॉजी में इसको बोले तो इसको सोशल इंजीनियरिंग अटैक कहा जाता है। ओके। सोशल इंजीनियरिंग अटैक से आप किसी की भी इंफॉर्मेशन एक सोर्स से स्टार्ट करके आप उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। जैसे रोहन ने बताया कि एक किसी वेबसाइट से, अगर आपकी सोशल मीडिया की किसी वेबसाइट पे आपकी ईमेल आईडी अटैच्ड है, आज आप अकाउंट कोई बनाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे वो आपका किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे हो, तो कई सारे आप अपनी ईमेल आईडी यूज करते हैं, और अपनी ईमेल आईडीज को आप कभी कभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी शेयर कर देते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की तरह से। तो ये बहुत आसान हो जाता है लोगों के लिए कि एक जगह से आपका एक इन्फॉर्मेशन मिला, उस पे सोशल इंजीनियरिंग अटैक के थ्रू या कोई फिशिंग ईमेल के थ्रू कुछ भी करके आपकी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जा सकती है। तो मैं अभी जब गूगल कर रहा था, जैसे ही मैंने उनका नाम डाला, उनका मोबाइल डाला, नंबर डाला, तो ऐसी कई सारी जगह थी जहां पे उनकी ये सारी की सारी डिटेल्स पहले से ही उपलब्ध है। तो मैं इसको अभी मैं आधार से इसको लिंक करके नहीं देख सकता, क्योंकि जब उनकी ऑलरेडी सारी की सारी डिटेल्स इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो इसका मतलब सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ही ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है। पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे रोहन ने ये भी कहा कि जब ये कॉम्बिनेशन बन जाता है आधार, पैन कार्ड और ये सारी जो क्रिटिकल आपकी पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन जो होती है, उसका जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ये खतरे की घंटी हो सकती है, सबके लिए वाकई में हो सकती है। बट जो लोग पढ़े लिखे हैं शायद वो इसको समझते हैं और वो उसकी सेफ्टी के लिए भी कदम उठाते हैं। बट जो लोग इस टेक्नोलॉजी को या इस पूरे गेम को नहीं समझते, वो शायद इन हैकर्स के शिकार बनने में कोई उनके पास कमी नहीं, कोई टाइम नहीं बचेगा और वो तुरंत ही उनके हैकर्स के शिकार बन जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एजुकेशनली और अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा कि यहाँ पे लोग में अवेयरनेस क्रिएट करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, रेदर इस तरीके की अफवाहें फैलाना कि आधार डेटा अगर दिया तो उसके साथ कई सारी चीजें लीक होती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा अगर सचेत होकर अपनी इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं डालेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर जितना हद तक वो इन इंफॉर्मेशन को पब्लिक करने का पब्लिक ना करें,
उतना ही इसका बचाव किया जा सकता है। लेकिन नितिन, मुझे ये बताइए, मैं पर्सनली एक आम इंसान होने के नाते मेरी भी सुरक्षा है। मैं अगर आधार नंबर किसी को दे देती हूँ या कहीं मेंशन कर देती हूँ तो उससे क्या संभव है कि मेरी सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी? जैसे यहाँ पर इस केस में हैकर ने कहा कि उन्होंने अपना आधार नंबर मेंशन किया तो वहां से मैंने उनकी जन्म तिथि, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ निकाल लिया है। आपको कैसे पता कि उन्होंने आधार नंबर से सारी डिटेल्स निकाली है जब ऑलरेडी उनकी सारी गूगल करने के बाद? मैं वही समझ चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं गूगल के ऊपर। करेक्ट, गूगल पे आप सर्च करिए, आपको सारी डिटेल्स उनके बारे में मिलेंगी। आप ये क्लेम करने के लिए, टेक्निकली प्रूव करने के लिए सामने आके बताना पड़ेगा कि ये कैसे किया गया है, कौन से डेटाबेस से ये डेटा निकाला गया है। ओके। कितना एक्यूरेसी के साथ ये डेटा जो भी हैकर है वो ये कह सकता है कि ये मैंने आधार डिटेल्स के बाद ही, आधार की जो नंबर है उससे ही निकाला है। चलिए ठीक है, मैं अपना आधार नंबर देता हूं तो बताइए, मेरी डिटेल्स तो शायद गूगल पे नहीं मिलेंगी इतनी ज्यादा। क्या हैकर ये क्लेम कर सकता है कि ये नितिन भटनागर है और इनकी सारी डिटेल्स ये हैं? ठीक है, यानी यहाँ ये कह रहे हैं कि इसको भी फर्दर एग्जामिन करने की ज़रूरत है। चलिए, मेरे साथ मोबाइल इंडियन के फाउंडर एंड एडिटर संदीप बुटकी भी जुड़ गए हैं। संदीप जी, सरकार दावा करती रही है कि आधार सुरक्षित है, लेकिन अब सरकार का दावा ही पूरी तरह से फेल है, तो ऐसे में आपकी यहाँ पर क्या राय है? शुक्र, यहाँ पर देखने की बात यह है कि जो कल आर एस शर्मा जी ने अपना आधार नंबर रिलीज करके बोला है कि आप इससे मेरी जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है। आर एस शर्मा ले लीजिए या कोई भी टॉप के सेलिब्रिटी ले लीजिए या कोई भी पॉलिटिशियन ले लीजिए या हम जर्नलिस्टों के नाम भी ले लीजिए, हमारे इंफॉर्मेशन निकालना सबसे आसान काम है। सरकारी ऑफिसर का नाम ले लीजिए, किसी ना किसी फाइल में आपको उनके मोबाइल नंबर, लेटेस्ट घर का एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा, तो उससे कोई इंपॉर्टेंस इतनी फर्क नहीं पड़ता है। उनके नंबर आराम से मिल सकते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ आराम से मिल जाएंगे, फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स आराम से मिल जाएगी। चैलेंज अगर इनको देना ही था तो ऐसा देना चाहिए था कि एक नया कोई आदमी है जिसने पहली बार आधार बनाया है, उस जो अभी ऑलमोस्ट मतलब उस मोबाइल नहीं है उसके पास, कुछ नहीं, ऐसे नंबर का आधार किसी नंबर का शेयर किया जाता और फिर कैसे चैलेंज देते कि उसका डिटेल्स पता करिए, तब कुछ समझ में आता है कि हैकर्स के लिए टफ टास्क होता। लेकिन अभी भी हम ये नहीं कहेंगे, इसको पूरी तरह से रूल आउट नहीं करेंगे कि इसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अभी इन्होंने नंबर दिया है और उनका चैलेंज है कि मुझे हार्म करके दिखाइए। अभी तक किसी हैकर ने हार्म करने की कोशिश नहीं की, एक्सेप्ट उनके एक व्हाट्सएप पिक्चर को हैकर्स ने शो किया जो शायद उनकी किसी फैमिली मेंबर के साथ है। तो इसके अलावा अभी तो कोई हार्म नहीं किया, ना उनके बैंक में कोई ट्रांजैक्शन की है, ना उनके बैंक से कोई ट्रांजैक्शन निकाली है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये कहना है कि एक अभी भी इसमें बहुत सारे क्या कहते हैं लूप होल्स है, वो कहना थोड़ा जल्दी है, क्योंकि अभी भी अगर आज सुबह का भी ट्वीट हम देखेंगे शर्मा जी का, तो उनका ये है कि मैं हैकर्स को भी थोड़ा दिन और देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बाकी डिटेल्स बता नहीं रहा हूँ कि जो उन्होंने डिटेल्स निकाली है सही की गलत है। बट आइडियली मैकेनिज्म अच्छा है, अगर किसी चीज को टेस्ट करना है तो ओपन मार्केट में डालना चाहिए, पर और भी तरीके हो सकते हैं इसको बेटर करने के। बिल्कुल। संदीप जी, मुझे ये बताइए कि आधार के सिक्योरिटी सिस्टम में क्या किसी तरह की कोई खामियां हैं जिन पर हमें नए सिरे से विचार करना चाहिए यहाँ पर? अगर हम देखें कि पिछले कुछ महीनों से इस पे काफी उंगली उठती रह रही है, लोग ये का मानना है कि इसमें डेटा वर्नेबिलिटी है, स्पेशली ऑन द पार्ट कि जिनको हम अपना आधार डेटा दे रहे हैं वो स्टोर नहीं कर रहे हैं ढंग से। सो इट इज अभी तक ये पूरा मैकेनिज्म नहीं आया कि जो आधार के डेटाबेस में जाके आपको इशू, उसके थोड़े कम इश्यूज आए हैं, लेकिन इशू जो हमारे पास आ रहे हैं कि जो जब वो पूरे उसकी जो जर्नी होती है, आधार हमारे पास आ गया, हम आगे किसको देते हैं, वो किसको देते हैं, उधर की प्रॉब्लम आ रही है। उन लूप होल्स के लिए वहां पर मुझे लगता है वर्नेबिलिटी है भी। ठीक है, असीम भी है मेरे सहयोगी मेरे साथ। असीम एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी असीम, पूछिए जरा। नितिन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये सारी जानकारी जो है गूगल पे अवेलेबल है, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये डाटा आप इसको पर्सनल मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्योंकि ये सारा अवेलेबल ऑलरेडी है, तो इसको क्या कहा जाएगा कि ये पर्सनल है या नहीं है? इसको लेकर के एक बड़ी बहस है, क्योंकि आधार नंबर से जुड़ा हुआ है खासतौर पे। तो इसके बारे में आपके व्यू जानना चाहूँगा कि क्या इसका इस्तेमाल जो है गलत पर्पज़ के लिए किया जा सकता है, खासतौर पर कि जब फिशिंग का होती है तो फिशिंग के लिए भी यही सारी जानकारी जो है आपसे मांगी जाती है, उसके बाद इस जानकारी के आधार पर आपके ऊपर अटैक होता है, आपका अकाउंट जो है वो हैक किया जाता है।
असीम, बिल्कुल आपने सही बोला। ये मैं भी एक्चुअली अभी जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ और जो एक्ट अभी ड्राफ्ट रिलीज हुआ है उसको मैं पढ़ ही रहा था। काफी लंबा डॉक्यूमेंट है, मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाया हूँ अभी। बट हाँ, ये जो क्रिटिकल है, मैं इसको पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन मानूंगा। अगर मेरी इंफॉर्मेशन, अगर मेरे घर का एड्रेस, मेरे घर का मोबाइल नंबर और मेरे फैमिली से रिलेटेड कोई भी चीज पब्लिक डोमेन में है, तो वो मेरे लिए क्रिटिकल है। क्योंकि खतरा यहाँ तक हो सकता है कि कोई शायद मेरे घर पे जब मैं घर पे नहीं हूँ या फिर मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ, मेरी फैमिली अकेली है, तो हो सकता है कि कोई इसको मिसयूज करके कुछ भी कर सकता है, कुछ भी अनहोनी घटना घट सकती है। तो मैं ऑब्वियसली इसको प्राइवेट डेटा मानूंगा अपना, और इस प्राइवेट डेटा को जितना ज्यादा से ज्यादा मैं पर्सनल कर सकूं, या फिर मैं इसको एनक्रिप्ट करके रख सकूं, या मैं किसी भी वेबसाइट पे जाके ये बोलूं कि भाई मैं ये डेटा अपना सिक्योर करना चाहता हूं, आप प्लीज इसको किसी को मत दीजिए या फिर आप इसको पब्लिक डोमेन में मत डालिए, शायद ये मेरा हक बनता है। नितिन, मेरा भी एक यहाँ पर सवाल है, वो ये जैसे आपने पहले ही ये बता दिया कि यहाँ पर ये जांचने परखने की और समझने की ज़रूरत है कि हैकर ने ये कैसे करके दिखाया, ये जांचा परखा जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि चैलेंज देने की आखिरकार ज़रूरत क्यों पड़ी? ये किस तरह का एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है, या आम लोग इससे क्या सीख लेंगे? मुझे तो ये लगता है कि शायद लोगों में भय का माहौल ज़्यादा बढ़ जाएगा ये सब देखते हुए। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भय का माहौल ऑलरेडी लोगों के मन में रहता ही है, थोड़ा सा, और रहता ही है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये एक लेसन हम इसको ले सकते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन को जितना हम प्राइवेट रखें उतना अच्छा होगा। सोशल मीडिया में प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं, उसको सिक्योर करने के लिए आजकल हर सोशल मीडिया वेबसाइट ने सारे अच्छे कदम उठा रहे हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कदम उठा रहे हैं। ये सारे के सारे सिक्योर करें अपने अकाउंट्स को, और जहां पे भी आपको लगता है कि आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वहां से उसको हटाने के लिए कदम उठाएं आप, ना कि उसको वहीं रहने दें, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है। और मोबाइल नंबर, अभी आपने जैसे आप पिछले दिन सुन रहे थे कि सिम क्लोनिंग हो रही है, सिम की, ये सारे कितने फ्रॉड्स बढ़ते चले जा रहे हैं और फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं। आपकी ईमेल आईडी भी आप देखिए, भले ही वो पब्लिक है, बट आपकी ईमेल आईडी अगर किसी ऐसे के पास चली गई तो आपको एक फिशिंग ईमेल आ गया, आपको नहीं पता लगेगा ना कि क्या हुआ आपके साथ, राइट? और ये बहुत क्रिटिकल है, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। और ऑर्गेनाइजेशंस को जहाँ पे भी ये डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, उन लोगों को इंडस्ट्री के जो बेस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की बहुत जरूरत है। सी, बाइंग है गवर्नमेंट में, चाहे वो आप आरबीआई में आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेके बात करें तो बाइंग सब डिपार्टमेंट से, बट एनफोर्समेंट होना इन स्टैंडर्ड्स का बहुत जरूरी हो गया है। जब तक एनफोर्समेंट नहीं होगा, अब जैसे कार्ड डेटा की सिक्योरिटी के लिए पीसीआई DSS स्टैंडर्ड है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर शायद हमारा गवर्नमेंट इसको एनफोर्स करे तो शायद आई थिंक थोड़ा सा हम कंज्यूमर में अवेयरनेस कर सकते हैं और ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं कि आपका डेटा हमारे पास सेफ है। सिमिलर वे में प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो एक्ट है, जो रेगुलेशंस आ रही हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उससे इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। ठीक है। रोहन है मेरे सहयोगी मेरे साथ। रोहन, मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर नए सिरे से बहस छिड़ सकती है क्या? क्या डिटेल? बिल्कुल, इस इंसिडेंट के बाद तो बिल्कुल ही अब नए सिरे से इस पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो जिस तरह से सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं और जिस तरह से इस बार जो ट्राई चीफ का जो डिटेल सामने आई है उसके बाद ज़्यादा मजबूत, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला चल रहा है और आधार की अनिवार्यता को लेकर सवाल बना हुआ है। तो अब जो लोग ये बात कह रहे हैं कि आधार को अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए, उनका पक्ष और मजबूत हो जाएगा, उनके पक्ष में एक और दलील आ जाएगी। और ज़रूर जब अगली बार हम देखेंगे तो ज़रूर इस बात को भी रखा जाएगा कि जब ट्राई चीफ का या जब यूआईडीआई चीफ के डिटेल जो हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो एक आम आदमी जो कि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता है इन चीजों के बारे में, उनकी जानकारियां कैसे सुरक्षित होगी? तो एक मजबूत पक्ष आ चुका है उन लोगों के लिए जो आधार की अनिवार्यता के खिलाफ में दलील दे रहे हैं। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आप सभी का। नितिन, संदीप, रोहन, असीम, आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब ट्राई चेयरमैन की सुरक्षा ही दिखाई नहीं दे रही, जब उन्होंने अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल दिया है, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि आम आदमी की सुरक्षा कहाँ है।